विजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। नोएडा सेक्टर 50 में बने अत्याधुनिक मेदांता हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य उद्घाटन किया। अस्पताल के संचालन शुरू होने से जिले और आसपास के क्षेत्रों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। मेदांता जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का खुलना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, वहीं सेक्टर 50 स्थित है ये मेदांता अस्पताल, जिसकी खास विशेषताओं के बारे में भी लोगों को अवगत कराते नजर आए थे। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने उसके दायरे को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हमने जो तबका इससे वंचित था, जो किन्हीं कारणों से इसके दायरे में नहीं आ पा रहा था लेकिन नीडी था, हमने उसको भी राज्य की ओर से इस सुविधा से जोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में धनराशि देना प्रारंभ किया। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने एक वर्ष में 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीबों को उपलब्ध करवाए हैं। जो प्रदेश के किसी भी उस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जहां पे उसका उपचार हो रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, वहां पर हमने ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई है कि उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। और हर वर्ष हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी आज के दिन पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। यह डबल इंजन की सरकार ने उसे यह गारंटी दी है, मोदी जी ने यह गारंटी उसे दी है। हम उसको राज्य के अंदर इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के संस्थान भी हों, और उस प्रकार के संस्थान आज आ रहे हैं। मेदांता ने उत्तर प्रदेश में अपना यह दूसरा हॉस्पिटल यहां पे नोएडा में प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन और उनकी पूरी मेदांता परिवार की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में अच्छे हॉस्पिटल खोले। इसके लिए वहां पे लोगों को पॉलिसी के दायरे में ला करके उन्हें सुविधा देना प्रारंभ किया है। हाउसिंग के जो रूलिंग थे उनमें संशोधन किए हैं। पहले ये होता था कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो उसके लिए 18 मीटर की सड़क पर हॉस्पिटल होना आवश्यक है। हमने कहा कोई आवश्यक नहीं, ये 7 मीटर की भी सड़क होगी उसमें भी हॉस्पिटल आप बनाइए, हम आपका नक्शा पास करेंगे, आप आइए, आपको हमें सुविधा देते हैं। अन्य अगर वहां कनेक्टिविटी नहीं है, हम कनेक्टिविटी के साथ आपको जोड़ते हैं, आप आइए, आप हॉस्पिटल बनाइए। आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप आइए। और बड़े पैमाने पर लोग आज प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर
स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें इस सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार की सुविधा के साथ ही आज की आवश्यकता क्या है? मुझे याद है आज से लगभग 7 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले मेरे पास डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी के साथ इनके एक मित्र यूएस से आए थे। मैंने परिचय लिया तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही पढ़ा हूं। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का? उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर से हूं। तो मैंने कहा यूएस में क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, वहां कार्डियोलॉजिस्ट हैं? उन्होंने कहा हां, वहां मेरी रुचि थी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को मैं देखता था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं भी क्यों नहीं कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता हूं। और मैं वहां पर कार्य कर रहा हूं। मैंने वहां डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद फिर मैंने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के साथ में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मेडटेक का एक सेंटर वहां पे डेवलप कर रही है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम और भी अच्छी सर्विस एक आम नागरिक को उपलब्ध करवा सकते हैं। और मैंने देखा कि अभी एआई का बेहतर उपयोग करके कैसे हम कैथ लैब को अपना और बेहतर बना सकते हैं। एक साथ एक जगह पर लोगों को इस सुविधा एक छत के नीचे प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और यह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि मुझे मेदांता गुड़गांव में बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर पर विश्वास कितना बड़ा होता है किसी पेशेंट का। और मैं बहुत बार इस बात को देखता था कि एक उम्र के बाद, मेरे गुरुजी की उम्र लगभग 90 वर्ष थी, 94 वर्ष की उम्र की थी। वे कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको बोलता था कि हॉस्पिटल चलना, वो कहते नहीं भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मैं मेदांता में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को फोन करके कहता था डॉक्टर साहब आप वहां से फोन करिए और एक बार उनको बुलवा लीजिए। जब इनका फोन जाता था तो वो तुरंत तैयार हो जाते थे कि वे चलो। वहां जाते थे, हॉस्पिटल में जब तक एडमिट हैं, डॉक्टर जब तक राउंड नहीं लिया तब तक तो वहां रहते थे। लेकिन जैसे ही एक बार डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर नरेश त्रेहन और उनकी टीम आई और अंत में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने आकर के उनको बोल दिया आप एकदम स्वस्थ हैं, तो अपनी छड़ी उठाते थे, मुझे कहते चलो चला जाए। अब कहां जाना है, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। कहा नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया मैं ठीक हो गया हूं। यानी बोलने पर दवा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ठीक है तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप सोचिए 96 की उम्र में उन्होंने अपना शरीर, उनका शरीर शांत हुआ था, लेकिन तब तक वह अपनी छड़ी से ही चलते थे और कहते थे कि भाई अब डॉक्टर ने बोल दिया अब कहां बीमारी रह गई है। यानी यह दिखाता है कि व्यक्ति अस्वस्थ होता है तब जब उस मन से अस्वस्थ होता है, लेकिन जब एक चिकित्सक उसे बोलता है जिस पर उसका विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, तो उस उम्र में भी वह अपने आप को तुरंत बेड से खड़े होते थे, छड़ी पकड़ करके कहते थे चलो। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और मैं प्रयास करता था कि बाकी डॉक्टर राउंड ले लें, लेकिन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा बाद में आए, जब उन्हें यहां से डिस्चार्ज करना हो तो उस समय वे यहां पर आए, उससे पहले चुपचाप एक बार देख करके और वो करें, क्योंकि वे आते थे तो ये बोलते थे कि आप तो स्वस्थ हो गए। तो इसी में उनको ये लगता था कि अब तो मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर मैं यहां रह के क्या करूंगा। ये विश्वास पेशेंट का बहुत बड़ा विश्वास होता है। हमें देखना होगा कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे कोविड कालखंड में हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। हब एंड स्पोक मॉडल पर वो प्रारंभ हुए थे। इस समय एसजीपीजीआई लखनऊ से भी और मेदांता लखनऊ ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है दूर दराज के क्षेत्रों में, और खासतौर पर पहले चरण में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से
वहां की टीम का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रतिदिन इन लोगों के द्वारा उनके साथ जुड़ाव होता है और उनकी सर्विसेज वहां पर दी जा रही हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा, दूर में बैठे हुए, अक्सर हम देखते हैं, हम लोग केजीएमयू में जाते हैं, देखते हैं एक दिन में जो वहां की ओपीडी पर डे की होती है और 10,000, 12,000 लोग लाइन में लगे हैं। अब जिसको सर्दी जुकाम है, सामान्य वायरल फीवर है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा देकर के हम उसको आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की उस सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का ग्राउंड इंस्पेक्शन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। हेलीपैड से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग तक, रनवे से लेकर कंट्रोल टावर तक, हर जगह मुख्यमंत्री ने विस्तार से समीक्षा की। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट की प्रगति, सुविधाएं, तैयारियां, विशेषज्ञों की राय और इसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पीएम योगी आदित्यनाथ सुबह जेवर पहुंचे। एयरपोर्ट के रनवे के ठीक सामने आकार ले रही भव्य टर्मिनल बिल्डिंग के बगल में बने विशेष हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी यहां पहुंचे और दोनों नेताओं को जनता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सीधे टर्मिनल एरिया की ओर बढ़े, जहां एयरपोर्ट सीईओ, इंजीनियरों और कंस्ट्रक्शन टीम ने उन्हें प्रेजेंटेशन दिया। सीएम ने सबसे पहले टर्मिनल बिल्डिंग के फसाड, एंट्री गेट और सीलिंग कंस्ट्रक्शन की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा इंतजामों, बैगेज मैनेजमेंट सिस्टम और यात्रियों की सुविधा से जुड़े सभी सेक्शनों का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम पहुंची रनवे साइट्स पर। लगभग 3,900 मीटर लंबा ये रनवे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने रनवे की सतह, एप्रन, कनेक्टिविटी, टैक्सीवे और लाइटनिंग सिस्टम का जायजा लिया। कंट्रोल टावर की प्रगति देखकर उन्होंने कहा, ये एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत हब बनेगा। एयरपोर्ट विकास के लिए जिम्मेदार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री को बताया, पहला फेज 2025 के लिए लक्षित है। इस फेज में एक रनवे, 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ये उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर समय से सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र लॉजिस्टिक हब बनेगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशों से निवेश में तेजी आएगी और यूपी की जीडीपी को नई रफ्तार मिलेगी। एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहा एरो सिटी, कार्गो हब और एमआरओ सेंटर इस क्षेत्र को अगली दशक में बदल देने वाले हैं। इस एयरपोर्ट को भारत का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। मुख्य विशेषताएं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज की जन्मस्थली अकबरपुर में दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने महाराज के आश्रम में हवन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय संतों और भक्तों ने उनका स्वागत किया। वहीं पूजा अर्चना के बाद आपको बताते चले कि कई लोग वहां एकत्रित हुए। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने बिहार में हुए एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एसआईआर हुआ है तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा वोट कटा है। वहां निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुआ है। तो वहीं योगी सरकार ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बरेली पहुंचे। वहीं आपको बताते चले, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बड़ा बयान भी दिया। उनको देखते हुए उनके लिए ये गीत ऊर्जा और साहस का स्रोत है। वहीं वित्त मंत्री से आगे कहा कि आजादी के बाद बनी व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों ही हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है। इसके साथ ही कहा कि एसआईआर को लेकर अभी 8 दिन बाकी है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है वे भर सकते हैं। वंदे मातरम तो आजादी दिलाने वालों का एक बहुत प्रिय गीत था और आजादी के बाद जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों ही
हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है और हम हर पूरे सम्मान के साथ इसको विधानसभा में भी हो रहे हैं और हमें अभी माननीय योगी जी ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा। तो वहीं काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का नजारा सर्दियों के इस मौसम में, आपको बताते चले, सर्दियों के मौसम में हर साल और भी मनमोहक हो जाता है। ठंड बढ़ते ही गंगा की लहरों पर 7 समुद्र पार से आए विदेशी परिंदे अठखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। ये परिंदे न केवल घाटों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हर वर्ष सर्दियों में साइबेरियन पक्षी लंबी उड़ान भरकर काशी पहुंचते हैं। साइबेरिया में खून जमा देने वाली ठंड के कारण ये पक्षी भारत की ओर रुख करते हैं और गंगा किनारे महीनों तक प्रवास करते हैं। इस बार भी मणिकर्णिका घाट, दशमेश घाट, अस्सी घाट और तुलसी घाट पर इन प्रवासी पक्षियों ने ऐसा दिलकश नजारा बनाया है। एससीओ ने कुछ सोच समझकर ही काशी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और संस्कृति की राजधानी घोषित की थी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पक्षी जो अनजान है, जिनको कुछ भी रास्ता नहीं पता है, लेकिन ये साइबेरियन पक्षी हैं। रूस से दूरी तय करके ये काशी आते हैं ठंडियों में, विशेषकर क्योंकि रसिया जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर ठंड में काफी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है और उनसे बचने के लिए जो साइबेरियन पक्षी होते हैं ये काशी में पूरे ठंड भर प्रवास करते हैं। ये आम सैलानियों का मन भी बहलाते हैं और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हर तरफ जिस तरफ नाविक हैं जो इनको दाना डालता है वो उनकी तरफ परिंदे हैं जो वो चलते चले जाते हैं। और जब अलावा जब वो शांत होते हैं तो गंगा की लहरों के साथ वो अठखेलियां खेलते हुए भी नजर आते हैं। ये तस्वीरें हैं काशी के गंगा घाटों की और तकरीबन ये काशी के जो सैलानी होते हैं वो सैलानियों के साथ एक एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। और ये जो पक्षी है ये कहा जाता है कि ठंड भर पूरा यहाँ प्रवास करते हैं और इस प्रवास करने के बाद जैसे ही फरवरी और मार्च का महीना आता है ये फिर वापस दूर हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया की ओर रुख करते हैं। और इनको ऐसा ही नहीं है, ये काशी में हर साल आते हैं। ये तस्वीर भी बयां कर रही हूँ कि कैसे जो पर्यटक हैं कैसे इनके साथ अठखेलियां खेलते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें भी हैं, हर तरफ जो गंगा की लहरों पे ये सफेद रंग के जो परिंदे हैं वो उड़ते हुए धमा चौकड़ी करते हुए भी नजर आ रहा है। जो गंगा की जो लहरें हैं उनके साथ वो पल पल आगे बढ़ते रहते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ का मनोरंजन है उनके साथ ही रहते हैं। और ये पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के दौरान यहाँ पर आता। ये जो तस्वीरें हैं वो वाराणसी के गंगा घाटों की हैं और आमतौर पर काशी के जो 84 घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला है जिसको देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। ये भी बेजुबान यहाँ पर आकर सर्दियों के मौसम में गंगा और उनके साथ जो सैलानी आते हैं उनके साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। फिलहाल वाराणसी से आर्य न्यूज के लिए अभिषेक। तो वहीं जिले में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के नाम से एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद आर्य समाज विधि से हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत विभाग बिजनौर द्वारा किया गया। इस शोक सभा में नेशनल कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने धर्मेंद्र की फिल्मी योगदान में भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सबके प्रिय बहुत ही महान अभिनेता जो धरती से जुड़े हुए थे और जिनकी वजह से हम सिनेमाई दुनिया से परिचित हुए, ऐसा लगता है कि वो हमारे ही परिवार के सदस्य थे। स्वर्गीय धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सब लोग यहाँ आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में यह दुख सहन करने की ताकत दे। उनके प्रशंसक यही नहीं पूरी दुनिया में हैं उन्हें चाहने वाले, और सभी के लिए हमारी तरफ से यही है कि इस अपार दुख में सबको शक्ति दे।
तो वहीं खबर अंबेडकर नगर से है, जहां तालाब की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि तालाब पर बने सभी अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को कार्यवाही शुरू करते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। जानकारी के अनुसार तालाब की भूमि पर बने करीब 15 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन से की थी। वहीं शिकायतों के आधार पर हुई जांच में ये पाया गया कि तालाब की जमीन पर लगभग 40 साल से लोग मकान बनाकर रह रहे थे, जिसे अवैध घोषित किया गया। तो वहीं खबर मैनपुरी से, जहां बीती देर रात चोरों ने सरफराज की दुकान से दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं इस दौरान दुकान के मालिक आशीष ने बताया कि शाम को 7 बजे दुकान बढ़ाकर अपने घर वापस चला गया, जिसके बाद दुकान में चोरी की हो गई। नगर गोला बाजार दुकान है जी। वहाँ पे मैं शाम को 7 बजे दुकान बढ़ा के गया। सवेरे 5 बजे सूचना मिली पड़ोसी द्वारा कि आपकी शटर टूटी हुई है। कितना लेखा है चोरी हो गया, कितने रुपए की चोरी हुई होगी? चोरी लगभग ऐसे मान लो 20-22 ग्राम सोना है और 3 किलो की समथिंग चांदी है। अच्छा, कैमरे में लगी दुकान में? नहीं, कैमरे नहीं लगे। कब से दुकान कर रहे हैं आप यहाँ पे? लगभग 15 महीने हो गए। तो वहीं खबर पीलीभीत से, जहां गोहानिया चौराहे पर एक अनियंत्रित कार तालाब में जा गिरी। कार में सवार ड्राइवर नशे की हालत में वाहन चला रहा था। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सदर और क्षेत्र के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी है। सर, मैं इधर जा रहा था कार्यालय, अपने विष्णु महासंघ कार्यालय जा रहा था, तो मैंने देखा एक गाड़ी बीचा बीच में फंसी है, उसमें एक बंदा फंसा है। तो सब लोग तमाशा देख रहे थे, तो मैंने गाड़ी अपनी फेंकी और कपड़े निकाले कूद गया। तो बंदे को तो बचा लिया, गाड़ी चली गई। एक गाड़ी थी, ये गाड़ी तो सर मुझे नॉलेज नहीं है कौन सी थी। कार थी? हाँ, कार थी, बड़ी गाड़ी थी। क्या लोग थे? ये एक बंदा था, ड्रिंक किया हुआ था जी। उसको निकाल लिया? वो उसको निकाल लिया। 1 सेकंड लेट हो जाता तो बंदा भी डूब जाता। बंदे को निकाल लिया। उसकी निकाला है? कैसी तबीयत है, कहाँ ले गए? कुछ तबीयत पता नहीं किधर ले गए सर, उसको अस्पताल लेके गए होंगे। और अब तक इस तालाब में करीब आज 13 लोग गिर चुके हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे हस्बैंड भी अभी 18 अप्रैल को इसी तालाब में गिर चुके हैं और मैंने चेयरमैन को भी लेटर लिख के दिया, मंत्री जी के कार्यालय में दिया, डीएम से भी गुहार लगाई कि इस तालाब की बाउंड्री वाल और ये रोड बनवा दी जाए। लेकिन ना यहाँ का शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना यहाँ के नेता सुन रहे हैं। और आए दिन इस रोड पे हादसे होते हैं और लोग गिरते हैं तालाब में, उनकी मौत होती है, वो परेशान होते हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि इस तालाब की जल्दी से जल्दी रोड बने, या इसमें बाउंड्री वाल हो, या इसमें बैरिकेडिंग हो, कुछ तो हो, जनता को राहत मिले। और मैं यहाँ के वार्ड मेंबर हूँ, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपनी बात प्रशासन तक या अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुँचाऊँ। कोई नहीं सुनता है, बहुत परेशान हूँ। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को एक अनियंत्रित कार गोनिया चौराहे पर बने तालाब में गिर गई, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस द्वारा टीआरबी की मदद से उस घायल व्यक्ति को तालाब में से निकाला गया, उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। सूचना पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस, सिटी मजिस्ट्रेट, फायर ब्रिगेड सभी लोग आ गए और रेस्क्यू किया जा रहा है और गाड़ी को निकाला जा रहा है और पीड़ित व्यक्ति का उपचार चल रहा है जिला चिकित्सालय में। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।